चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। रायपुर से खबर, जहां प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अभी फिलहाल कोरोना के नए 92 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से राजनांदगांव के 21, जगदलपुर से 17 और बलौदाबाजार से 8 मरीज मिले हैं, जबकि बिलासपुर से 7, सूरजपुर से 6, जांजगीर चांपा से 5 और बेमेतरा से 3 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग, महासमुंद, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा से एक मरीज मिला है। और इस तरह छत्तीसगढ़ में अब तक 3,305 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इन 3,305 मरीजों में से फिलहाल 647 एक्टिव केस हैं। फिलहाल 92 जो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उनमें से राजनांदगांव से 21, जगदलपुर से 17 मरीज, बलौदाबाजार से 8 मरीज मिले हैं। वहीं बिलासपुर से 7, सूरजपुर से 6 और जांजगीर चांपा से 5 मरीज मिले हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 158 दिनों में करीब 7 लाख के पार हो गई है। भारत में पहला मरीज 30 जनवरी को मिला था। संक्रमितों की संख्या में हुई बढ़ोतरी में भारत ने रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। बीते 10 दिनों में भारत में काफी तेजी से आंकड़े बढ़े हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारत में रोजाना औसतन 22,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। भारत में जून में 3,87,425 मामले सामने आए। देश में संक्रमण के आंकड़े को देखते हुए महीने के आखिर तक देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 12 लाख के पार जा सकता है। पहला मामला 30 जनवरी को आया था। आंकड़े को 7 लाख होने में पूरे 158 दिन लगे। अब हर 5 दिन में 1 लाख मरीज बढ़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि देश भर में रिकवरी रेट 60% का हो गया है, यानी हर 100 मरीजों में से 60 लोग ठीक हो रहे हैं। 3 मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 2.82% है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियों और संसदीय सचिव बनाने जा रही है। इसके लिए नेताओं के मंथन के बाद आलाकमान की ओर से सूची को अंतिम रूप दे दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते ये दोनों सूची कांग्रेस जारी करेगी। सारे नेताओं से आम राय बनाने के बाद सूची फाइनल की गई है। सरकार के प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि सूची में वरिष्ठ लोगों के साथ साथ पार्टी को मदद करने वाले प्रमुख नेताओं को स्थान दिया जा रहा है। तो जल्द ही ये मंत्रिमंडल निगम मंडल में नियुक्तियों की जो संसदीय सचिव बनाने की जो लिस्ट है वो फिलहाल सामने आ सकती है। कांग्रेस सरकार जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियां और संसदीय सचिव बनाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। अभी इसी हफ्ते ये दोनों सूची कांग्रेस जारी करेगी। सारे नेताओं से बातचीत करने के बाद जो एक आम राय बनी है, उसके बाद इस लिस्ट को फाइनल किया गया है। लगातार 15 साल के हमारे संघर्षों में कदम से कदम मिला करके कांग्रेस के लिए मेहनत किया था। ऐसे वरिष्ठ नेताओं को निगम मंडलों में अवसर दिया जाएगा। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति की जाएगी और नाम तय करके हाईकमांड के पास सहमति के लिए उसी दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा था और जानकारी मिली है कि हाईकमांड की भी सहमति मिल गई है। आपको बहुत शीघ्र उन नामों को देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव भी कार्य करते मिलेंगे और निगम मंडल के जो प्रभारी होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी भी नामजदगी हो जाएगी। 2018 के चुनाव में करारी मात खाने के बाद बीजेपी लगातार अंतर्कलह का दंश झेल रही है। पार्टी में नए अध्यक्ष बने विष्णुदेव साय के सामने इसे दूर करना एक बड़ी चुनौती है। वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय ने तो नए नेतृत्व पर ही एक तरह से सवाल उठा दिए। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस की अंतर्कलह पर बढ़ चढ़कर बयान दिए, लेकिन अब बीजेपी भी इस द्वंद्व से अछूती नहीं है। ये बात सतह पर तब और आ गई जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय ने राज्य संगठन के नेतृत्व को कमजोर बता दिया। उसे प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल बता दिया। देखिए, पार्टी जब विरोधी दल में होता है, विपक्ष में होता है, तो उसकी जो शैली है वो संपूर्ण आक्रामकता होनी चाहिए और सारे कार्यकर्ताओं के साथ
कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अन्याय अनीति होती रहती है और उनको उससे भी मुक्त करने की क्षमता चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर विचार करेगी ही पार्टी। अध्यक्ष विष्णुदेव साई जी बने हैं, अध्यक्ष तो एक निमित्त होते हैं, लेकिन संपूर्ण शक्ति से पार्टी काम करती है। और कहीं अगर ऐसा अनुभव किसी कार्यकर्ता के मन में हो रहा है तो उसको समझ करके, उस कमी को दूर करके पार्टी को संपूर्ण साहस और शौर्य से लैस करना पड़ेगा। ये बयान कांग्रेस के लिए एक मौका बनकर आया। कांग्रेस ने बीजेपी नेता नंद कुमार साय के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी के अंतर्विरोध को और हवा दे दी। भाजपा के वर्तमान नेतृत्व को साय जी के द्वारा जो कहा गया है पूरी तरीके से सही है। भारतीय जनता पार्टी 2,500 रुपये धान के दाम के मामले में राज्य के हितों के खिलाफ नजर आई। इसी तरह गोबर खरीदी के मामले में, इसी तरह गरीब कल्याण योजना के मामले में, हर राज्य हित के मामले में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, गरीबों और छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के खिलाफ, छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ खड़ी नजर आती है। हाल ही में भूपेश कैबिनेट के मंत्री टीएस सिंहदेव के ट्वीट को रमन सिंह ने जायज ठहराकर कांग्रेस में कलह को हवा दी थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर हुई, लेकिन अब नंद कुमार साय के बयान ने बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास निधि को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने खनिज न्यास निधि के लिए बनी समिति में बीजेपी के 9 सांसदों को शामिल करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी फिर हमलावर। खनिज न्यास निधि को लेकर सियासत गर्म। जंग जाएगी कहां तक? केवल कांग्रेस के सांसद डे वेब के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को नहीं रखा गया है और ये सरासर छत्तीसगढ़ के जनता के साथ में अन्याय है जो उनको निर्वाचित करके भेजे हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हमलावर रुख अपनाए हुए है। अब जिला खनिज न्यास निधि को लेकर बनाई गई कमेटी पर सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी के सांसदों को कमेटी में नहीं लेने का मसला तूल पकड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे प्रभारी मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र का मसला बता रही है। किसे शामिल करना है, किसे शामिल नहीं करना है, यह सरकार का विशेषाधिकार है। जब रमन सरकार में इन सांसदों की कोई भूमिका नहीं होती थी, कहीं इन्हें नहीं पूछा जाता था, तब धर्मलाल कौशिक जी का यह सांसद प्रेम कहां सोया हुआ था? छत्तीसगढ़ के हितों और हकों की तब धर्मलाल कौशिक जी को क्यों नहीं याद आई? बीजेपी सांसदों और सरकार के बीच तनातनी नई नहीं है। भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ की मांग केंद्र के सामने नहीं रखने का आरोप बीजेपी सांसदों पर लगाती रही है, तो वहीं बीजेपी सांसद उपेक्षा करने का आरोप सरकार पर मढ़ते रहे हैं। इस बार जिला खनिज न्यास निधि का मुद्दा गर्मा गया है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मरवाही उपचुनाव को लेकर दिए गए बयान पर जोगी कांग्रेस के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है उनके नाम को लेकर राजनीति ठीक नहीं है। धर्मजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान सही है या गलत, ये तो मरवाही की जनता ही तय करेगी। समझता हूं कि एक जीवित व्यक्ति जो राजनीति में होते हैं तो आपस में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप विरोध सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो व्यक्ति स्वर्गीय हो चुका है उसके बारे में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान है, इस बयान के बारे में मरवाही की जनता ही तय करेगी कि माननीय मुख्यमंत्री का बयान सही है या गलत है। ये मरवाही के उपचुनाव के निर्णय में इन बातों का फैसला हो जाए। तो चलिए सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा था ये भी आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है और ऐसे लोगों के कारण से हमको 15 साल वंचित रहना पड़ा। अब पूरा प्रदेश जान चुका है कि स्थिति क्या है, लेकिन मरवाही उपचुनाव जो होगा बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव होंगे और इसको हम सब गंभीरता से ले रहे हैं।
बिलासपुर से खबर, जहां मरवाही उपचुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, उपचुनाव में जीत के लिए अब दोनों ही राजनीतिक दल जुट गए हैं तैयारियों में। अजित जोगी के निधन के बाद ये सीट बता दें आपको खाली हुई है, जहां पर उपचुनाव होना है, और अब उपचुनाव में जीत के लिए दोनों ही राजनीतिक दल लगातार सक्रिय हो गए हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। आज खबर है मंत्री शिव डहरिया और कवासी लखमा भी मरवाही पहुंचेंगे। हम रुक करेंगे, उमेश मौर्य हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। उमेश, फिलहाल बताइए कि जो मंत्री शिव डहरिया और कवासी लखमा आज पहुंचने जा रहे हैं, क्या खास उनका दौरा रहेगा मरवाही में, और फिलहाल क्या है तैयारी मरवाही में उपचुनाव को लेकर? देखिए, मरवाही उपचुनाव को लेकर लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े नेता है, मंत्री है, वो लगातार मरवाही का दौरा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज का जो दौरा कवासी लखमा जो मंत्री है, आबकारी मंत्री, वो और शिव डहरिया, इनका जो दौरा है ये अहम माना जा रहा है। इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि मरवाही का उपचुनाव होना है। लगातार दोनों पार्टियां वहां पर दौरा कर रही हैं और राजनीति जो वहां के कार्यकर्ता हैं उनको रिचार्ज करने की कोशिश में दोनों पार्टियां लगी हुई। इसी दृष्टि से ये दौरे को भी एक राजनीतिक और उपचुनाव की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां लगातार वहां पर दौरा कर रही है, इससे ये माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के लिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है और कोई भी हाल में ये सीट को जीतने के लिए ये सारी तैयारियां की जा रही है। आपको बता दूं कि 2 दिनों पहले यहां पर जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री यहां पर आए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है, ऐसे में मरवाही को जीतना हर हाल में कोशिश करेंगे और हर हाल में उस सीट को जीतेंगे। यही वजह है कि लगातार जो सत्ता दल है वो वहां पर अपने शीर्ष नेतृत्व जो बड़े नेता हैं उनको भेज रहे हैं, वहां के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो बीते दिनों पहले यहां पर जो अरुण साव है, बिलासपुर लोकसभा के बीजेपी के सांसद है, वो वहां पर दौरा करके अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मरवाही उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए अहम माना जा रहा है और दोनों ही पार्टियां उस सीट को जीतने के लिए हर संभव प्रयास है। वहीं जेसीजे की बात करें तो बीते दिनों जब हमारी बात धर्मजीत सिंह जो मुलोरमी विधायक है और जो जनता कांग्रेस जे के विधायक दल के नेता है, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि जोगी कांग्रेस का वो गढ़ रहा है। वहां के लोग अजीत जोगी को पूजते हैं, उनकी वहां पर शुरू से राजनीतिक दखल रही है। यही वजह है कि वहां के लोग अजीत जोगी को भारी मतों से जिताते रहे हैं और इस बार उनके पुत्र जो ये सीट खाली हुई है उनके निधन के बाद से, तो उनके पुत्र को वहां पर टिकट दिया जाएगा और उनके पुत्र उस सीट को जीतेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अब मरवाही उपचुनाव तीनों ही पार्टियों के लिए अहम है और देखना ये होगा कि इन तीनों पार्टियों में से वहां पर कौन बाजी मारता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच ट्विटर वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है और एक वीडियो जारी करते हुए बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान खींचा है। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर के पोस्ट किए गए वीडियो में बेरोजगारी और गोबर खरीदी को बताने की कोशिश की गई है। वहीं इधर जवाब में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर से ही सवाल पूछा और उन्हें अपने 15 साल के कार्यकाल की याद दिलाई। कांग्रेस का कहना है कि अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ में गोबर की महत्ता को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का आश्वासन देने वाले उनके अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को, जिन्होंने कहा था रोजगार का मतलब पकोड़ा तलना भी होता है, तो पहली टिप्पणी उनको इस पे करनी चाहिए। हमने तो गोबर को छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर इकोनॉमी को पुख्ता करने का माध्यम बनाया है। कहीं किसी बेरोजगार को गोबर के लिए हम लोगों ने कहा नहीं है। हमारी गौठान समितियां उसमें एक्टिव रहेंगी। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हम बाड़ी में आजीविका मिशन चला रहे हैं, उसमें हम भागीदार बनाएंगे। और मैं समझता हूँ गोबर का महत्व अगर माननीय अजय चंद्राकर जी आज पर्यंत नहीं समझ पाए तो आखिरी टाइम में गाय के गोबर का ही उपयोग होता है, मैं समझता हूँ उसको देर सवेर समझ में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने नक्सलियों के पर्चा जारी कर बस्तर का विकास नहीं किए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया है।
कवासी लखमा ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार में आदिवासियों और बस्तर के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा मंत्री कवासी लखमा ने, सुनाते हैं आपको। बस्तर के विकास को लेकर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। तमाम तरह के आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं। साथ में और भी ऐसे संगठन हैं जिन लोगों ने आरोप लगाया कि बस्तर का विकास अवरुद्ध हो गया है। बस्तर के मंत्री, राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लखमा जी, बस्तर के विकास को लेकर तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? आज बस्तर में 1.5 साल हुआ, बस्तर में स्कूल बंद हुआ था, वो चालू कर दिए हैं। आज़ादी के बाद लाइट नहीं लगा था, गोलापल्ली टीटाराम लाइट लगवा रहे हैं। और आज वन उपज का रेट पहला बार छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार बनने के बाद 30 रुपया महुआ का रेट किए हैं और व्यापारी लोग 40 रुपये खरीद रहे हैं। इस साल महुआ का रेट अच्छा है। और साथ में छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान में पहला राज्य है 4,000 रुपया तेंदुपत्ता का रेट। हिंदुस्तान में पहला राज्य है छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपये तेंदुपत्ता रेट 1,000 गड्डी का। और आज सुकमा हमारा खासकर मैं पूरा बस्तर का बात ही करना, विकास होना हो रहा है। और सुकमा जिला पूरा पढ़ाई लिखाई में 28 जिला में 1st नंबर आया है। दिल्ली में डायरेक्ट पैसा 30 करोड़ रुपया जिला को मिलता था, अब वो पैसा भी नहीं मिल रहा है। थोड़ा कोरोना के कारण बजट का भी कमी है, इसके कारण कुछ। कैमरामैन योगेश राव के साथ धर्मेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज़, रायपुर। बारापारा नगर पालिका में उस वक्त हंगामा मच गया जब 14 बीजेपी पार्षदों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर पालिका का घेराव कर दिया और अंदर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। पार्षदों का आरोप है कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इससे पहले नगर पालिका सीएमओ को समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा अब सभी पार्षदों ने सीएमओ को 1 महीने का समय दिया है और समस्या दूर नहीं होने पर तेज आंदोलन की चेतावनी दी है। इस 6 महीने के अंतर्गत न तो ठीक तरह से साफ सफाई हो रही है, न पानी की शुद्ध पानी मिल रहा है लोगों को। ओवरब्रिज की लाइट बंद पड़ी है और तो और लोग देश कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है और लोग आर्थिक संकट से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर परिवहन विभाग की 16 जांच चौकियों को शुरू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी किया है। बता दें कि चौकियों में अवैध उगाही की बढ़ती शिकायतों के बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 4 जुलाई 2017 को इन्हें बंद करने का आदेश जारी किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही एक बार फिर परिवहन विभाग की जांच चौकियों को दोबारा शुरू कर दिया गया, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं जोगी कांग्रेस विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा है कि विपक्ष में रहते हुए जिन चीजों का कांग्रेस ने विरोध किया था, आज वही काम कांग्रेस सरकार के बनते कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, इस बात को देखते हुए उन्होंने इसका पालन किया और जितने बैरियर थे उसको उन्होंने समाप्त किया। यदि एक बार बैरियर की समाप्ति हो गई है तो दोबारा बैरियर नहीं लगनी चाहिए। अवैध उगाही होगी, उसके साथ में घंटों लोग लाइन में लगे रहेंगे, लोग प्रताड़ित होंगे और इसलिए इस पर मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। और बैरियर को चूंकि खुद वो लोग आरोप लगाए हैं, इसलिए बैरियर को लगाने के बजाय उसके बैरियर प्रथा हमेशा के लिए समाप्त होनी चाहिए। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चेक पोस्ट लगाया था और वहाँ पर बहुत सी शिकायतें मिली, तब कांग्रेस पार्टी ने इन चेक पोस्टों का विरोध किया था। या तो डॉक्टर रमन सिंह का चेक पोस्ट खराब था, या उसका आपने जब विरोध किया है तो फिर आज चेक पोस्ट लगाने की क्या जरूरत है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना में तत्कालीन कार्रवाई होनी चाहिए। यहां टीएस सिंहदेव ने कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। आना जाना अस्पताल में ये खुला मेला ऐसा नहीं होना चाहिए।
अस्पताल मतलब अस्पताल, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुशासन का जो हम सबको मान के पालन करना चाहिए वो करना चाहिए। कोई चीज़ दबा के किया जाए तो वो मैं नहीं मानता कि ज़्यादा समय चलता। अपना के अगर लोग करेंगे तो वो चलेगा। बिलासपुर में ठेकेदार से रिश्वत लेते पकड़े गए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के असिस्टेंट फाइनेंस अफसर को रेलवे ने बर्खास्त कर दिया है। अफसर पर बिल पास करने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप था। विभागीय जांच के बाद रेलवे के डिप्टी चीफ पर्सन ने आरोपी अफसर को बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए हैं। बारिश के मौसम में सांप अपने अपने बिल से बाहर निकलने लगे हैं। दुर्ग में कामधेनु यूनिवर्सिटी के कुलपति के कार्यालय में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि अलमारी के नीचे सांप छिपा हुआ बैठा था और जैसे ही कर्मचारी की नजर सांप पर पड़ी तो अफरा तफरी मच गई। सांप देखते ही दफ्तर छोड़ सभी कर्मचारी बाहर निकल गए, जिसके बाद स्नैक कैचर अजय कुमार को बुलाया गया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। आज से 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 24 घंटे के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ये अंदेशा जताया है। पार्षद निधि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की खरीदी के आरोप में पुलिस ने रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे सहित 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में सहायक खाद्य अधिकारी ने जांच के बाद रतनपुर थाने में शिकायत की है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राशन देने के लिए पार्षद निधि से चावल खरीदने के आदेश दिए गए थे। इसमें कांग्रेस पार्षदों ने घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की और मामले में नायब तहसीलदार और सहकारिता विस्तार अधिकारी की टीम ने जांच की, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे को जिम्मेदार पाया गया है। यातायात पुलिस कोंडा गांव ने ट्रैफिक रूल्स फॉलो कराने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस लोगों को पैम्फलेट बांट रही है, जिसमें भगवान गणेश की फोटो के साथ एक कैप्शन लिखा है। कैप्शन में लिखा है कि आप सब मेरी तरह भाग्यशाली नहीं जिनको सिर बदलने की सुविधा मिले। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। लोगों से हेलमेट पहनने की अपील करते हुए पैम्फलेट लोगों को ट्रैफिक पुलिस दे रही है। बिलासपुर में दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आरोपी के कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सिविल लाइन थाना और जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं सिविल लाइन थाने को सील कर दिया गया है। दरअसल कोरोना पॉजिटिव आरोपी कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। आरोपी को पुलिस 4 जुलाई को गिरफ्तार कर थाने लाई थी और 1 जुलाई को उसकी कोरोना जांच करवाई गई थी। इसी बीच आरोपी को बिलासपुर केंद्रीय जेल में भी रखा गया था। अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट के पॉजिटिव आते ही सिविल लाइन थाने को सील कर दिया गया है और आरोपी के संपर्क में आए एक अधिकारी और 3 कांस्टेबल सहित अन्य कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई जा रही है। सिविल लाइन प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी जिसकी पूर्व में कोरोना रिपोर्ट कल शाम को ही पॉजिटिव आई है, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर एहतियातन जितने भी सिविल लाइन थाने के स्टाफ है उनका टेस्ट भी कराया जा रहा है और सिविल लाइन थाने को भी सील कर दिया गया। सिविल लाइन का काम अग्रिम आदेश तक थाना तार बाहर में संचालित किया जा रहा है।